Hello and welcome. Some students love psychology and that is why they want to take psychology as optional in civil service examinations. But if they consult their senior and other individuals, they usually give that suggestion that there is not enough material for psychology. That is why you should avoid. अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, तो मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बहुत ही 5 मिनट के अंदर बताऊंगा कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए. देखिए, इफ़ यू लव साइकोलॉजी मीन्स इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन इमोशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड, वैल्यूज़, परसेप्शन, मेमोरी, कुछ लोगों को इंक्लूडिंग मी चीज़ें अच्छी लगती है खुद से रिलेट करने में, खुद को समझने में. ओके, सब्जेक्ट तो वही लेना चाहिए ना जो जिसको आपको पढ़ने में मन लगे, जिसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़े, ये एकदम लगे कि वो पुल कर रहा हो. तो आप वैसे सब्जेक्ट ले लें जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो बाकी सारी जस्टिफिकेशन बेकार है. तो अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तब आप साइकोलॉजी ले. और देखिए, मैं आपको अप्रोच बताता हूँ. पेपर 1 के लिए मॉर्गन NCERT पढ़ लो एंड देन यू रीड रॉबर्ट बैरन and read the same book again and again. Let me point out one thing, that many students have knowledge of something. अगर मैं पूछूंगा उनसे ना कि what is learning, तो वो बताएंगे relatively permanent change in behavior due to practice and experience is called learning. देखो ऐसे बताएंगे. ऑटोमेशन जैसा उन्होंने डेफिनेशन मेमोराइज कर लिया है. लर्निंग की पूरी समझ होनी चाहिए कि चेंज आना चाहिए. चेंज आने का कई कारण होता है बिहेवियर में, तो एक चेंज जो एक्सपीरियंस के आधार पर होता है उसको हम लर्निंग कहते हैं, है ना. तो इसको धीरे धीरे आप, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए. तो एक चीज़ होता है अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंड थिंग है कि जो आप उसके डेफिनेशन. तो डेफिनेशन सेकेंडरी चीज़ है. प्राइमरी चीज़ है कि यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इट इज़ नॉट एसेंशियल टू मेमोराइज द सेंटेंसेज. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये अप्रोच लेकर आपको टेक्स्ट बुक पे पढ़ना है. जैसे अगर लिखा हुआ कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो आपने कोई ये नहीं करना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन रियान एंड डेसी हैज़ डिफाइंड. ये जो अप्रोच है ना, वो बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही मैकेनिकल है, बहुत ही बोरिंग है. मैं बता रहा हूँ, एक दौर था जब लोग रट के जाते थे नोट्स और लिख के आ जाते थे, बोलते मेरे मार्क्स आ गए. मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हर एक चीज़ सिचुएशन के लिए तैयार रहो जिसमें आपको क्रिएटिव तरीके से आंसर लिखना पड़े, कस्टमाइज़ करना पड़े. तो सबसे बेस्ट तरीका है कि यू लर्न द कॉन्सेप्ट. चाहे उसके बाद आप MA कर लो. हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, MA कर लिया, नेट GRF कर लिया, आगे की तरफ एक अल्टरनेटिव करियर भी होगा. तो वो ऐसे नहीं करना है कि हमें कोई मैकेनिकल नॉलेज और रोट मेमोरी जैसा नहीं लाना. तो हर एक जो 14 चैप्टर्स है ना, उसको आप पढ़ लें. कुछ चीज़ों में आपको मटेरियल शायद इधर उधर से करना, कुछ में सिसरेली में होगा तो बैरन में कम होगा. तो 1-2 बुक से मैनेज हो जाएगा. तो रॉबर्ट बैरन तो आप ज़रूर पढ़ो, NCERT ज़रूर पढ़ो. और मैं एडवाइस करूँगा कि हमारा भी एक मटेरियल है जिसमें UPSC के सिलेबस पे हमने कंपाइल किया उस चीज़ को, उसको भी आप पढ़ सकते हो. काफ़ी अपडेटेड है. अभी कई लोगों ने बहुत साल पहले का मटेरियल टेलीग्राम वगैरह पे आ रहा होगा, तो उसको नहीं पढ़ना. अभी वाला जो है दूसरा पेपर में आते हैं जहाँ पे लोग बात करते हैं कि मटेरियल नहीं है. आप देखो, एक मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार बोला है, दैट पेपर इज़ इशूज़ एंड एप्लीकेशन, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी के पेपर है. उसमें 2 सेक्शन है, A और B. जैसे हाउ टेस्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड, किसी टेस्ट का बनाने का जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे स्टेप्स हैं, वो जानना है सब. तो अब आपको मैं कहूँगा मिलिट्री पर्सन के लिए टेस्ट आप कैसे कंडक्ट, तो उसकी जब बेसिक समझ होगी तो आप वही स्टेप लगाओगे ना. उसी तरीके से मेंटल डिसऑर्डर है, थेरेपी है ना. ये सब सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे से दिया हुआ है बुक में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो. और फिर सेक्शन B में आएंगे, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, इस तरह के टॉपिक मिलेंगे आपको. रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, टेररिज्म, ये सब. वट एवर नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड आउट ऑफ पेपर 1, जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है. जैसे आपने मोटे तौर पे बोलोगे साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म क्या है, टेरर की साइकोलॉजी क्या है. टेररिज्म की साइकोलॉजी है ना कि जो गांधी जी की साइकोलॉजी थी. देखो, गांधी जी वांटेड चेंज, टेररिस्ट ऑल्सो वांट चेंज. सोशियो पॉलिटिकल चेंज वहाँ भी चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर आप जाओ यहाँ से, हमें आई वांट फ्रीडम.
एक पॉलिटिकल गोल था, सोशियो पॉलिटिकल गोल था, यहाँ भी है। मेथड क्या है? मेथड है कि वो उन्होंने सिविलियन मेथड यूज़ किया, नॉन वायलेंस कोऑपरेशंस, जो कहते हैं ना कि सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन टेररिस्ट ये क्या यूज़ करते हैं? टेरर, जो वायलेंट मीन्स है। तो गोल सेम है, मीन्स अलग है। इस साइकोलॉजी को बताना है। अब इसको बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज करने की क्या ज़रूरत है? अब ये होता है कौन टेररिस्ट बन जाता है, इसकी एनालिसिस अलग होती है। बहुत सिंपल है ये। तो मैं कहता हूँ कि वो जो फिलॉसफी ऑफ टेररिज्म है, साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, उसको समझने में कहाँ दिक्कत होती है? आप गांधी को पैरेलल में रख के समझ लेते हैं। आप तरीके का डिफरेंस है ना। भगवती चरण बोहरा ने लिखा फिलॉसफी ऑफ बम, वही उसी के बारे में बताया कि मतलब कई बार आप लोगों को कैसे आप अपने डिमांड को फुलफिल करा रहे हैं। एक प्रेशर, परसुएशन है, एक प्रेशर है। यही तरीके से प्रेशर क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं, वही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस एग्जांपल से कि कई बार आपके पास नॉलेज होता है तो आपको उसको अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको एक मॉडल बना के दिया जाता है, इस तरह से किया जाता है। आपको जेके में एक ब्रिज बनाना है तो पहले से ब्रिज थोड़ी बना होगा वो, कई बार नए चीज़ों को करना पड़ेगा। यानी कि यू विल अप्लाई योर नॉलेज एंड थियोरिटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वैसे ही वो उसमें है पेपर में, ये आपसे ये कहा जाए कि ये जो टेररिज्म है, इस फिलॉसफी से बहुत सारे यंगस्टर प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि आपके पास नॉलेज आएगा कि भाई जो फिलॉसफी है वो उसको वहाँ पे ज़्यादा फैलता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लैक है। यानी कि न्यू दिल्ली ने क्या किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो उनको पता ही नहीं। तो अब मैं उल्टे सीधे जो समझाऊंगा वो समझेगा ना, कन्विंस होगा, क्योंकि उनके पास रेसिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। मैक्यूरी नाम का एक रिसर्चर है जो कोरिया वार में अमेरिकन सोल्जर्स ने बड़ा आसानी से इंफॉर्मेशन दे दिया था चाइनीज़ लोगों को। तो वो उसके बारे में रिसर्च करके बताया कि इम्यूनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे इम्यूनाइज कर सकते हैं। जैसे हम बायोलॉजी इम्यूनाइज करते हैं ना किसी वायरस के प्रति, सेम मैकेनिज्म यहाँ भी यूज़ किया जाता है। तो आप जो इम्यूनाइजेशन की साइकोलॉजी समझोगे कि माइल्ड फॉर्म में, जैसे आप बोलो इंडिया का ये क्रिटिसिज्म है, न्यू दिल्ली का ये क्रिटिसिज्म है कि वो मिलिट्री यूज़ करती है, पावर यूज़ करती है ज़्यादा लोगों को दबाने के लिए, और फिर उसको रिफ्यूट करते हो, तो वो चीज़ें ये होता। वही इम्यूनाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ भी। तो देखिए एक पैरेलल है कि जो कई चीज़ें तो पहले भी हुई है उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि यूज़ हुआ है उस केसेस, इन पॉइंट को लेकर आप इन पैरेलल एनालॉजी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है पोटेंशियल, कि जहाँ कहीं आप इनोवेटिव तरीके से बता रहे, नए तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, नए सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है साइकोलॉजिकल थ्योरी से तो क्यों नहीं बताएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि जो चीज़ हो चुका उसी को रिपीट करेंगे तभी मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा बता रखा है। तो इसके सिलेबस इसी कारण से अच्छा है कि आपको जैसे साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट समझ लिया ना, तो साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री समझने में दिक्कत नहीं है, वाइस एंड वर्सा। दोनों परफॉर्मेंस की साइकोलॉजी है। देखो वॉर इज़ द अल्टीमेट कॉम्पिटिशन, दो लोग लड़ रहे हैं, एक जिंदा रहेगा वह गया। स्पोर्ट्स में क्या है, कॉम्पिटिशन है, लेकिन दोनों सिर्फ लाइफ एंड डेथ की कंपटीशन नहीं है, लेकिन है तो वही ना। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कितना क्लोज रिलेशन है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दैट अगर सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो बेशक आप ले लो, कोई शक नहीं इसमें। और अगर आपको दिक्कत होती है कि क्या पढ़ें क्या नहीं करें, तो आप हम लोग ऐसे लोगों का, किसी मेंटर का, गाइड का जब तक हेल्प नहीं लेंगे ऑप्शनल में, तो आपको थोड़े ज़्यादा टाइम लग जाएगा खुद से करने में। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। एक ने पूछा कि क्या सेल्फ स्टडी से साइकोलॉजी किया जा सकता है? बोल देखो, सेल्फ स्टडी, गाइडेड सेल्फ स्टडी और इंटेंसिवली जो मेंटर किया हुआ है उसमें क्या होगा, जो इंटेंसिव मेंटरिंग किया हुआ है उसमें कम समय लगेगा, गाइडेड सेल्फ स्टडी में थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगेगा, और सबसे ज़्यादा समय लगेगा जो खुद से, क्योंकि उसमें आप क्या करोगे, ट्रायल एंड एरर से सीखो, गलतियाँ करोगे, एग्ज़ाम दोगे, फिर फेल होगे। तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि मॉडल आंसर है, क्वेश्चन है, मैंने दे दिया एक मॉडल आंसर, ठीक है, अब आपने देख लिया, पढ़ लिया, बोले ये क्वेश्चन आया था, इसका ये मॉडल आंसर है, हो गया आपका काम। आपका काम नहीं हुआ है, आप आंसर लिखो, आपके आंसर में क्या प्रॉब्लम रहता है, हु विल टेल यू। आप ये देखो ना, ये हमारे जैसे
ये एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर लिख दिया है, ठीक है, आपने पढ़ लिया। पढ़ने से क्या होगा, आप जब आंसर लिखते हो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर आंसर एंड हाउ इट कुड बी रेक्टिफाइड, ये बताने वाला कोई होना चाहिए। और अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई गाइड और मेंटर नहीं है तो ब्यूटीफुल माइंड को, यानी मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं हमारे गाइडेंस में तैयारी करना, आप कर सकते हो। देखो, लोग तो कुछ अपने अपने एडवाइस देंगे ही कि ये सब्जेक्ट ले लो, ये सब्जेक्ट लो, आप लेना है ले लो, उसमें मुझे भी नहीं कुछ करना है। डिसीजन आपका होना चाहिए। एडवाइस तो मैं भी दूंगा, अभी मैं दे रहा हूँ ना, साइकोलॉजी ले लो, मैं क्यों कहूँगा साइकोलॉजी ले लो, आपको जो मन में है जो लो। लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी लिया है और अगर आपको किसी की तरीका जो है, हर चीज़ का करने से, खाना बनाने का एक तरीका होता है ना, उस तरीके से तैयारी करने का भी एक प्रोसीजर है, मॉडल है, स्टेप्स है, प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। तब आप आसानी से और फ्रूटफुल तरीके से कर पाएंगे। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। तो अगर आपको हमारे कोचिंग में कई प्रोग्राम हैं, जैसे अगर पिछले क्लासेस हुए हैं सारी रिकॉर्डिंग करके मैंने दे रखा है, उसको रिकॉर्डेड कोर्स के नाम है। अगर आप जॉब करते हो, आप कहीं हो, आप नहीं कर पा रहे हो अभी कोर्स, 25 में देना एग्ज़ाम, 26 में देना, आप उस कोर्स को करके देखो, उसमें क्या मिल रहा है आपको। पूरी क्लास जो एक्चुअल क्लास है वो रिकॉर्डिंग है उसका। दूसरा स्टडी मटेरियल है, अब तो वो फिजिकल फॉर्म में भी आ रहा है, उसको भी ले सकते हैं, दोनों। प्लस टेस्ट भी है, 10 टेस्ट है, उसके मॉडल आंसर दिए हुए हैं ये। प्लस ऑप्शनल जो है वो दिया हुआ है, डाउट क्लियरिंग, कि अगर आपको लेना है ऑप्शनल, क्योंकि उसके फीस बहुत कम की हो, लगभग हाफ किया हुआ है वो, तो आप उसको ले सकते हो। अगर आप उसको ले सकते हो तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर कई लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं मुझे तो ऑफलाइन क्लास में ही आना है, ओके, यू आर वेलकम। हम लोग जून में शुरू कर रहे हैं क्लासेस, 13 जून से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है और अगर आप केवल टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हम जून में शुरू कर रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं। अभी कुछ चल रहा होगा, नोटिस बोर्ड पे हमारे दिए आते रहते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सब साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे पास, चाहे आपको वीडियोस चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको इवैल्यूएशन चाहिए, सब कुछ है। और आपको आसपास अगर कोई और टीचर, उनसे भी हेल्प ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी यहीं से करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो लेकिन हाँ, आपको ले लेना चाहिए ऑप्शनल में ना, किसी का ना किसी हेल्प लेना चाहिए। उतना ईगो रख के नहीं काम करना है कि मुझे नहीं लेना है। एक स्टूडेंट को मैंने देखा कि भाई बहुत सारे प्रयास ख़राब हो गया क्योंकि उनको कोई शायद बताया नहीं इस बात। तो मैं यही चाहूँगा, बाकी आपका चॉइस है, आप अपने तरीके से डिसीजन लो। अब इस उम्र में आगे अगर डिसीजन नहीं ले सकते तो क्या IAS बन के क्या रातों रात भगवान थोड़ी हो जाओगे। तो इसलिए आपको लेना चाहिए। एंड इफ़ यू टेक साइकोलॉजी ऑप्शनल, इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।